इजराइल का सीरिया में बड़ा अटैक हुआ है। टार्टस में इजराइल की भीषण बमबारी की खबर सामने आ रही है। सीरियाई सेना के ठिकाने पर यह बड़ा हमला बोला गया। इजरायली हमले में हथियार डिपो को कैसे कर दिया गया तबाह, यह देखिए। टार्टस में इजराइल की भीषण बमबारी की खबर है जो सामने आई है तस्वीरें, वो इसकी तस्दीक कर रही हैं। इजरायली हमले में हथियार डिपो तबाह हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इजरायली हमले लगातार सीरिया के अंदर जारी हैं। हथियार डिपो को देखिए कैसे तबाह कर दिया गया है। सीरियाई सेना का ये बड़ा ठिकाना माना जाता था जिस पर इजराइल की तरफ से भीषण बमबारी की गई है और टार्टस में इस अड्डे को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। सीरियाई सेना का बड़ा ठिकाना जहां पर भारी मात्रा में हथियारों की मौजूदगी थी, एक वेपन डिपो था। इस पूरे के पूरे सेंटर को तबाह कर दिया गया है, सैन्य अड्डे को तबाह कर दिया गया है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है। आईडीएफ के सीरियाई सेना के ठिकानों पर जोरदार हमले हुए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स के सीरियाई सेना के गोला बारूद डिपो पर अटैक किया गया है। इजरायली वायुसेना ने टार्टस के पास ये अटैक किया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये टार्टस के पास की है। और सीरिया के टार्टस में आईडीएफ का सीरियल अटैक हुआ है। गोला बारूद डिपो पर आईडीएफ के हमले हुए। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से गोला बारूद के डिपो को बनाया गया निशाना और आईडीएफ के जोरदार हमले यहां भी अंजाम दिए गए। और एक और बड़ी खबर मिल रही है। ईरान की एटमी तैयारी भी तेज हो गई है। नातांज एटमी ठिकाने के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नातांज एटमी ठिकाने पर खोरखाद तैनात किया गया है और कई खोरखाद डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। इजराइल पर ईरान कर सकता है बड़ा अटैक। तो एक तरफ तो इजराइल है जो वाया सीरिया के जरिए ईरान पर हमला बोल रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान की भी तैयारी देखिए, अपनी तैयारी को कैसे धार दिया जा रहा है। तो देखिए ईरान का अगला कदम क्या होगा। एटमी हमले की तैयारी में है ईरान। बड़ी बात क्या है, एटमी ठिकाने के पास ईरान की बड़ी तैयारी सामने आई है। नातांज परमाणु सेंटर के पास ये बड़ी तैयारी दिख रही है। नातांज सेंटर पर खोरदाद 15 डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया गया है। ये बड़ा डिप्लॉयमेंट है। खोरदाद 15 मिसाइल सिस्टम की कई यूनिट्स यहां पर तैनात कर दी गई है। मोटिव क्या है, मकसद देखिए है दुनिया को दिखाने के लिए कि बड़ी तैयारी की जा रही। नातांज परमाणु सेंटर की सुरक्षा के लिए इजरायली हमले को रोकने की तैयारी है। इजरायल को दे सकता है करारा जवाब ईरान, इसकी भी तैयारी से माना जा रहा है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं, एवीएम ओपी तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं और प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। कुलकर्णी साहब, पहला सवाल आपसे, क्या ईरान इस वक्त इस स्थिति में आपको नजर आता है कि इजरायल को करारा जवाब दिया जा सके और जो हमले इजरायल सीरिया की धरती पर कर रहा है उसका एक तगड़ा जवाब ईरान इजरायल को दे सके? धन्यवाद समीर। पहले तो सबको विजय दिवस की शुभकामनाएं जी। दूसरी बात, जैसे ईरान जो है एक मुख्य है, मतलब पूरा युद्ध जो आज मिडल ईस्ट में है, चाहे वो हमास के साथ, हिजबुल्लाह के साथ, सीरिया के साथ, इसका जो तार है वो ईरान के साथ जुड़ी है। और जिस तरीके से ईरान की तबाही इजराइल ने ऑलरेडी कर दी है, लेकिन उसकी जो एटमी जो तैयारी है उसको देखते हुए ज़रूर कहीं ना कहीं शक होता है कि कहीं ईरान इस तरह की कार्रवाई ना करे। ईरान में काबिलियत नहीं है आज की तारीख में, लेकिन उसने पूरी तैयारी की है। जिस प्रकार से ईरान ने देखा है कि जितने भी उसके
प्रॉक्सीज थे, चाहे वो हिजबुल्लाह रहा, चाहे हमास रहा, चाहे हुदी रहा, सीरिया रहा, सबको तबाह कर दिया है। अब इसके बाद ईरान को लग रहा है उसकी बारी है, और कहाँ पे है? उसके रेडार्स डिस्ट्रॉय हो गए, उसके एयरफील्ड डिस्ट्रॉय हो गए, उसका कम्युनिकेशन सेंटर गया, लॉजिस्टिक सेंटर्स मारे गए। अब एटमी जो है इस पे, लेकिन ईरान को ये मालूम नहीं है कि जिस प्रकार से पेजर्स अटैक हुआ था उसी माफिक हिजबुल्लाह की जिस प्रकार से कंप्लीट उनकी जो लीडरशिप है जिसको खत्म किया गया, उसी माफिक ईरान जिस तरह का तैयारी जरूर है, पर ईरान को उस तरीके से हमला नहीं होगा। क्यों मैं कहता हूं हमला नहीं होगा? इससे विश्व युद्ध होने का खतरा होता है, क्योंकि एटमी को हमला करना, ईरान भी फिर उसी तरीके से रिटेलिएट करेगा। लेकिन एटमी जो उसकी मैं कहूँगा जो भूमिका है उसको टोटली न्यूट्रलाइज कर देगा इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर के। इसके बाद ईरान उठने के काबिल नहीं रहेगा। तो ईरान भी गया, टर्की ने एक नया रोल प्ले किया है, वो इधर भी है और उधर भी है, तो टर्की भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान मुझे नहीं लगता है, जरूर उसकी कोशिश रहेगी अपने एटमी इलाकों और वल्नरेबल एरियाज और वल्नरेबल पॉइंट्स को संभालने की। बड़ा विश्लेषण आपने दिया है कुलकर्णी सर कि ईरान को लेकर कि जो गरजने वाले हैं वो बरसते नहीं हैं, डायरेक्ट अटैक नहीं किया जाएगा, लेकिन तैयारी को उधार जरूर दिया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, लताकिया में आईडीएफ के हमले जारी हैं। सीरियाई सेना के नेवल ढांचे पर अटैक हुआ है। लगातार इजरायली सेना यहां पर हमले कर रही है। और देखिए, ईरान के परमाणु सेंटर पर हमले की तैयारी में इजराइल भी है। सीरियाई जमीन से सीधा हमला कर सकता है इजराइल। फायरिंग रेंज में ईरान के परमाणु ठिकाने हैं, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। यानी आने वाले वक्त में अगर इजराइल चाहे तो ईरान को बड़े जख्म दे सकता है। ईरान के जो तमाम परमाणु ठिकाने हैं वो अब वाया सीरिया उसकी फायरिंग रेंज में है। तो क्या अब ईरान के जो एटमी सेंटर हैं वो निशाने पर हैं? क्या वहां पर हमला होगा? खबर क्या है, पहले ये जानिए। इजराइल की ईरान को बड़ी धमकी सामने आई है। ईरान के एटमी सेंटर पर हमले की धमकी है। सीरियाई जमीन से एटमी ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। जी हां, सीरिया से हमला क्यों, यह भी समझिए। अभी सीरिया में इजरायली फोर्स मौजूद है। सीरिया से ईरान पर हमला करना आसान है। सीरिया से सीधे टारगेट पर न्यूक्लियर साइट्स हैं। बिना रोक टोक ईरान पर हो सकता है हमला। इसलिए यह सीधे तौर पर माना जा सकता है कि ईरान के लिए खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। इजराइल आने वाले वक्त में न्यूक्लियर ठिकानों को अगर चाहे तो सीरिया से बना सकता है निशाना। बिल्कुल समीर, और हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। ओपी तिवारी सर, मैं आपके पास आ रही हूं। जो ईरान के एटमी हमले यानी यहां पर टारगेट सेंटर किए जा सकते हैं सेट इजराइल की ओर से, इसमें क्या लग रहा है आपको कि इजराइल भी इस कदम, इस लिमिट से आगे बढ़ सकता है कि सीधा एटमी सेंटर्स पर वार किया जाए ताकि ईरान को डराया जा सके, या जो प्रॉक्सी संगठन है उन्हें डराया जा सके? निधि, इस वॉर में किसी भी प्रोबेबिलिटी, किसी भी संभावना को इनकार, समान को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हम। कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे अभी कुलकर्णी सर बता रहे थे कि इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे विचार से भी काफ़ी कम है। लेकिन जिस तरीके से सीरिया पर इजराइल अभी अटैक कर रहा है और दबाव डाल रहा है, ये थोड़ा इतिहास में जानने की कोशिश करूंगा कि पिछली बार जो लास्ट अटैक हुआ था इजराइल के साथ, तो सीरिया ने काफ़ी परेशान किया था। तो ना अभी इजराइल का मेन उद्देश्य तो फिलहाल ये है कि सीरिया की आर्म फोर्सेज जो भी है, नेवी, एयरफोर्स, सबको डिस्ट्रॉय कर दे। बिकॉज कि सीरिया में कोई गवर्नमेंट नहीं है। सीरिया के अंदर इतने डिफरेंट ग्रुप्स हैं कि किसी के अंदर, किसी के कब्जे में अगर वो आ जाएगा तो बहुत नुकसान कर सकता है। और जो टेररिस्ट ग्रुप हैं किसी डिसिप्लिन या किसी के मानने में काम नहीं करते, बल्कि उनकी ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं कि ताकि उनका इंप्रेशन और पब्लिसिटी ज़्यादा हो। और इनका मेन मकसद होता है पब्लिसिटी। जो भी इनको पैसा देगा, जो भी फंडिंग होगी, उसकी बात मानेंगे। तो इजराइल जो है, इजराइल एक डरा के तो रखेगा ईरान को। डरना बहुत जरूरी है कि इनके पास एक पॉइंट हो गया है जहां से वो सीधा स्ट्राइक कर सकते हैं। एडवांटेज सीरिया से स्ट्राइक करने का एडवांटेज ये है कि बीच में खाली इराक है और जो हिल्स है, हाई हिल्स है, वहां से एक्यूरेसी इनकी बॉम्ब की बिल्कुल ही पिन पॉइंट होगी और पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है, जो कि इजराइल से पॉसिबल नहीं था। बिकॉज जॉर्डन के ऊपर फ्लाई करके जाना पड़ता, और टेरेन भी ऐसा नहीं है कि जहां पर टेरेन का भी एटेन्यूएशन होता है जिसकी वजह से उसकी एक्यूरेसी खराब हो जाती है। तो अच्छी पोजीशन में है। तो ये एक तो इंप्रेशन क्रिएट करना चाहता है और दबा
दबा के रखना चाहता है ईरान को कि तुम वो संभावना है, इसकी कर भी सकते हैं। हो सकता है विश्व में थोड़ी और भी परेशानी हो तो ये करने का बाध्यम, बिकॉज ये करने की कोशिश तो काफ़ी दिनों से हो रही है, तो हो सकता है कि इनका अटैक किया जाए, लेकिन फिलहाल नहीं होगा। कोई ईरान को फिर गलती करनी होगी या सीरिया में कोई कंफ्यूजन और क्रिएट होगा, तभी ऐसा स्टेप कही तिवारी साहब। लेकिन कुल मिलाकर इजराइल के लिए तो सीरिया के अंदर विन विन सिचुएशन अभी नजर आ रही है। वो सीरिया जहां बशर अल असद के शासन में एक बड़ी चुनौती इजराइल को मिलती थी, यहां से हमले होते थे, अब उस सीरिया में इजरायली डिफेंस फोर्सेस की मौजूदगी है और चुनौती ईरान के लिए बढ़ गई। सीरिया में इजराइल की नॉन स्टॉप बमबारी हो रही, इजरायली हमलों से थर्राया दमिश्क, सीरिया की राजधानी दमिश्क लगातार दहल रही। दमिश्क के बाहरी इलाकों में भीषण बमबारी का सिलसिला जारी। सीरिया में ईरान के मिलिट्री ठिकानों को बनाया गया है निशाना, हुए हैं हमले। इजरायली हमलों में ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा है, ये तमाम रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। और एक और बड़ी खबर ये मिल रही है कि कभी भी एटम बम बना सकता है ईरान, ये कहना है IAEA का, एटॉमिक एनर्जी का। ईरान के पास 1 दर्जन एटम बम बनाने की क्षमता है, ये कहना है IAEA का। तेजी से यूरेनियम भंडार बढ़ा रहा है ईरान। एटॉमिक एनर्जी संस्था की ओर से एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है और ये बताया जा रहा है कि कभी भी एटम बम बना सकता है, क्योंकि यूरेनियम का भंडार है ईरान के पास। तो देखिए, ऐसी खबरें इससे पहले भी कई बार आ चुकी हैं और अब IAEA की तरफ से जो कहा गया है वो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। एटम बम बनाएगा ईरान, जी हां, कभी भी परमाणु हथियार बना सकता है ईरान, ये साफ तौर पर IAEA की तरफ से कहा गया है। अभी 12 परमाणु हथियार बनाने में सक्षम है ईरान, 12 परमाणु हथियार। काफी तेजी से ईरान अपना यूरेनियम भंडार जो है उसमें इजाफा कर रहा है, इसे बढ़ा रहा है, ये भी IAEA ने माना है। जी और चिंता जाहिर की कि ईरान के पास पहले से 60% यूरेनियम का भंडार है, ये भी कहना है IAEA का। 90% तक यूरेनियम का भंडारण जल्द हो जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। पहले 1 महीने में 5 से 7 किलो यूरेनियम की बढ़ोतरी हो रही है, तो ये देखिए इस स्पीड में बढ़ोतरी हो रही है। अब 1 महीने में करीब 50 किलो का भंडारण हो रहा है, तो ये चिंता व्यक्त की है एटॉमिक एनर्जी संस्था की ओर से कि एटम बम बड़ा बनाने वाला है। बिल्कुल, प्रोफेसर भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। भारद्वाज साहब, ईरान के बारे में इससे पहले भी ऐसी खबरें आ चुकी हैं, अब IAEA ये मान रहा है कि परमाणु हथियार बनाने में सक्षम है ईरान। ऐसे वक्त में जब ईरान इजराइल के बीच तनाव हमें चरम पर दिख रहा है, सीरिया में इजरायली डिफेंस फोर्सेस की मौजूदगी ईरान के लिए बढ़ती चुनौती, और इस खबर का सामने आना कि परमाणु हथियार बनाने में सक्षम है आज की तारीख में ईरान, ये इस पूरे रीजन के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए कितना बड़ा खतरा आप मानते हैं? देखिए, 2-3 पहलू है। पहली बात कि ये बात कोई नई बात नहीं है कि ईरान परमाणु प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। जो अमेरिकन डीप स्टेट है बार बार इसके बाद इंडिकेट कर रहे हैं, उन पे सैंक्शंस लगा रहे हैं, उन पे कई तरीके से उसको बांधने का कोशिश कर रहे थे कि ईरान को ऐसे खुला ना छोड़ा जाए न्यूक्लियर बम। पहली बात। दूसरी बात कि ये बात मान के चलिए कि ईरान का जो नेक्सस है वो चाइना और रशिया के साथ क्लोजली है, दोनों न्यूक्लियर पावर है, दोनों के पास टेक्नोलॉजी है, ईरान के पास यूरेनियम है और यूरेनियम सप्लाई करने के ये बाकी सोर्सेज भी ईरान के पास है। 2 बात। तीसरी बात कि देखिए, कोई भी जो मिडिल ईस्ट के संदर्भ में देखते हैं तो कोई एक लीडरशिप का लड़ाई मिडिल ईस्ट में चल रहा है कि लीडर कौन है मिडिल ईस्ट का, इस्लामिक वर्ल्ड का। उसके लिए 3 चीज़ें चाहिए। पहली बात कि एक ईरान एक थियोक्रेटिक स्टेट है, आइडियोलॉजी की बात करता है, इस्लाम की बात करता है। दूसरी बात, ईरान के पास भी उतने ही संसाधन है जो बाकी देशों के पास में है, चाहे यूरेनियम हो, चाहे वो एनर्जी ऑयल के भंडार हो। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है कि ईरान ये भी प्रोजेक्ट कर रहा है कि हम अब न्यूक्लियर पावर, मिलिट्री पावर बन रहे हैं। ये 3 चीज़ें तो कोशिश की जा रही है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड जो सऊदी अरबिया को एक लीडर रखना चाहते हैं, जो बैलेंस को इम्बैलेंस्ड नहीं करना चाहते मिडिल ईस्ट में, वो ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक लड़ाई और जो आ रही है कि ईरान के बेसिकली पर कतरने का पूरा प्रयास किया है। उधर हिजबुल्लाह को ख़त्म करने का पूरा प्रयास, हमास को ख़त्म करने का, या हूती को, और सीरिया में जो एक
इस कांस्टेंट सपोर्ट था असद रजीम का, वो भी ईरान वो भी खत्म कर दिया गया। लेकिन इजराइल या अमेरिका के लिए दो लड़ाई अभी सीरिया में चल रही है। पहली बात असद को ख़त्म करना था, लेकिन ये बात भी मान के चलिए कि असद को किसने ख़त्म किया? रेडिकल्स वहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, IS है, अलकायदा है, वो ईरान के साथ सीधा उनका झगड़ा है। लेकिन ये बात आप मान के चलिए कि ये झगड़ा लॉन्ग टर्म में इजराइल और अमेरिका के लिए बराबर है, क्योंकि वो भी नहीं चाहेंगे कि रेडिकल ताकतें मजबूत कल ही हो। हमने देखा HTS और कुर्द फोर्सेस के जो लड़ाके थे वो आपस में भिड़ गए, दोनों के बीच फायरिंग होने लगी। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके मैं वही कह रहा हूं ना, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है कि आपके पास टारगेट सीधे नहीं है, लेकिन इसमें जो प्राइम टारगेट है, जो कुलकर्णी साहब ने भी कहा कि पूरा जो टारगेट है वो ईरान एक बहुत बड़ा टारगेट है, उस फोर्स है इस मिडिल ईस्ट में जो इनस्टेबिलिटी और बाकी जो एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स है, खासकर वेस्टर्न पावर्स को बाहर निकालने का और रशिया और चाइना को मिडिल ईस्ट में स्पेस देने का, ये ईरान एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो पहला प्राइम टारगेट है ईरान को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि मिडिल ईस्ट में जो वर्चस्व, जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, क्योंकि मैंने कई बार ये जिक्र भी किया कि एक जो सबमिट हुआ था, इस्लामिक वर्चुअल सबमिट हुआ था, उसमें टर्की, ईरान, मलेशिया और पाकिस्तान को भी लाने की कोशिश की थी, एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स क्रिएट करने का प्रयास। संजय सर, एक बड़ी बात आपने बताई कि ये अस्तित्व और ये वर्चस्व की लड़ाई है और ये वाया किसी भी रीजन से लड़ी जाए, लेकिन टारगेट नंबर 1 जो है इजराइल का वो ईरान है। एक और बड़ी खबर, सीरिया इजराइल बॉर्डर पर बड़ी तैनाती की जा रही है। सीमा पर हयात तहरीर अल शाम फोर्स है। इजरायली सीमा पर दारा जो क्षेत्र है, दारा क्षेत्र में HTS फोर्स तैनात कर दी गई है। और देखिए, मिडिल ईस्ट को लेकर नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। मैंने कहा था हम मिडिल ईस्ट को बदल देंगे, ये कहा है नेतन्याहू ने। आज मिडिल ईस्ट में यही हो रहा है। नेतन्याहू का ये बड़ा बयान इस वक्त सीरिया के अंदर इजरायली डिफेंस फोर्सेस की मौजूदगी है और जो ईरान के परमाणु ठिकाने हैं वो इजराइल के निशाने पर हैं। और अब नेतन्याहू का यह बयान, मैंने कहा था हम मिडिल ईस्ट को बदल देंगे, आज मिडिल ईस्ट में हो यही रहा है। और आइए एक आंकड़ा आपको बताते हैं कि अब तक मिडिल ईस्ट में कितनी तबाही मची है। नेतन्याहू ने पहले क्या कहा ये जानिए। मैंने कहा था मिडिल ईस्ट को बदल देंगे, आज मिडिल ईस्ट में यही हो रहा है। सीरिया अब वही सीरिया नहीं रहा, लेबनान अब वही लेबनान नहीं रहा, गाजा अब वही गाजा नहीं है, ईरान भी अब वही ईरान नहीं है। तो बदलने की कोशिश की, वही हो रहा है। इजराइल का जंगी मोर्चा तैनात है, गाजा हमास से जंग जारी है, लेबनान हिजबुल्लाह से जंग जारी है इजराइल की, सीरिया में एयर स्ट्राइक की जा रही है, वो भी बदस्तूर जारी है। ईरान एक दूसरे पर हमला कर चुके हैं। तो ईरान हमला कर चुका है इजराइल पर, इजराइल का टारगेट नंबर 1 है, दुश्मन नंबर 1 है ईरान। तो ऐसे में जो जंगी मोर्चा है वो लगातार चल रहा है। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल है। कुलकर्णी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो तरीका है दुनिया के सामने अपनी बात रखने का नेतन्याहू का, कि हमने गाजा खत्म करने की सोची, खत्म कर दिया, हमने लेबनान खत्म करने की सोची, हमने लेबनान को खत्म कर दिया। इस रणनीति के तहत अगर टारगेट नंबर ईरान है, नंबर 1 है, तो इजराइल का अटैक कैसा हो सकता है? निधि देखिएगा, हम तबाही मचा सकते हैं, हम गाजा पट्टी को बिल्कुल ध्वस्त कर सकते हैं, पर हम सोच नहीं मार सकते। और ये जो सोच है, ये सोच बहुत तगड़ी है। अगर इस सोच को नेतन्याहू ने जीतना है और उनको साथ में लेकर के चलना है तो अब शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि गाजा पट्टी तबाह हो चुकी है, लेबनान तबाह हो चुका है, सीरिया तबाह हो चुका है, सीरिया की गोलन हाइट्स उन्होंने पकड़ ली है, बफर जोन में वो बैठ गए हैं। ईरान जो एटमी बनाने की कोशिश कर रहा है वो एक डेटरेंस के तौर पर कर रहा है। शिया और सुन्नी के बीच में लड़ाई है। मिडिल ईस्ट के अंदर आप देखें, ईरान को चीन से सहायता है, नॉर्थ कोरिया से उसको सहायता है, उसको रूस से सहायता है। ऐसे इसमें मुझे लगता है अब वक्त आ गया है, इजराइल को भी सोचना पड़ेगा कि तबाह करके कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद सोच को बदली करना बहुत ज़रूरी है, रिकंस्ट्रक्शन। इसके बाद अगर मिडिल ईस्ट में यहूदियों को चाहिए कि वो अपनी सुरक्षा खुद करने की काबिलियत रखे और सब मिलकर एक दूसरे की सुरक्षा करें, तो ये सोच कि मैंने ख़त्म कर दिया है, मैंने मार दिया है, ये नहीं हो चलेगा। सबको साथ ले चलना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सोच मारी नहीं जा सकती। आप गाजा पट्टी में देख लीजिएगा कितना तबाह हो चुके हैं, उसके बावजूद भी वो होस्टेजेस रिलीज नहीं कर रहे। लेबनान में, लेबनान अकेला नहीं है, लेबनान में हिजबुल्लाह है और
लेबनान में क्रिश्चियंस हैं, लेबनान में शिया सुन्नीज हैं, तो ऐसे तबाही आप डिस्ट्रक्टिव जरूर देशों को बर्बाद कर सकते हैं, उनकी सोच नहीं बर्बाद कर सकते। तो सोच को जीतना बहुत जरूरी है। मारा नहीं जा सकता। बिल्कुल, और नेतन्याहू यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे समीकरण अब बदल चुके हैं, लेबनान बदल चुका है, गाजा बदल चुका है, ईरान भी अब वो पहले वाला ईरान नहीं रहा। लेकिन देखिए, सीरिया से अपनी सेना नहीं हटाएगा अमेरिका, ये तय हुआ है। पेंटागन के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भी सेना सीरिया से नहीं हटेगी, ये अमेरिका की तरफ से तय हुआ है। पेंटागन के हवाले से ये बड़ी खबर है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, मिडिल ईस्ट जंग में ट्रूमैन वॉरशिप की एंट्री हो गई है। भूमध्य सागर में यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन की तैनाती हुई है। अब्राहम लिंकन के जाने के बाद ट्रूमैन की तैनाती हुई और ये एक बड़ा कदम है। भूमध्य सागर जो मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा रुतबा रखता है, यहाँ पर इस जंगी जहाज की तैनाती कई मायनों में खास है। और आखिर क्या मायने हैं, क्यों इसे खास, इसकी क्या खासियत है, ये आगे आपको बताएंगे। तो देखिए, मिडिल ईस्ट पहुंच गया है ट्रूमैन। ईरान के खिलाफ अमेरिका का रुख भी बहुत अग्रेसिव नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। भूमध्य सागर में यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अमेरिका ने अब्राहम लिंकन की जगह ट्रूमैन की तैनाती की है। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से भूमध्य सागर में लगातार तैनाती हो रही है। ट्रूमैन से पहले अब्राहम लिंकन, यूएसएस जेराल्ड आइजनहावर की भी तैनाती की गई थी। अमेरिका नेवी का 30% हिस्सा आज की तारीख में मिडिल ईस्ट में मौजूद है। भूमध्य सागर के आसपास अमेरिकी नेवी के 34 जंगी जहाज तैनात हैं। अब कितना ताकतवर है ट्रूमैन, यह भी समझ लीजिए। एयरक्राफ्ट कैरियर 60 से ज्यादा विमान ले जाने में सक्षम है, 60 से ज्यादा विमान ले जा सकता है। FA-18 हॉर्नेट, FA-18EF सुपर हॉर्नेट विमान इसमें शामिल है। ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कई सैन्य उपकरणों से लैस है। ट्रूमैन में घातक मिसाइलें और तोप शामिल हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, आखिर मिडिल ईस्ट को लेकर अमेरिका की यह तैयारी क्या कहानी कह रही है? मिडिल ईस्ट में कल ही यह खबर आई थी कि जो रूस के एयरबेस सीरिया में मौजूद थे, ऐसे 3 बेसेस हैं जहां पर अब अमेरिका की फौज के जवान नजर आ रहे थे। अमेरिका का यहां पर कब्जा हो गया है और अब यह तैनाती, इसकी खबर सामने आना, अमेरिका मिडिल ईस्ट को लेकर क्या प्लान बना रहा है? देखिए समीर, 2 बातें साफ है। पहली बात कि जिस तरीके से अभी चुनाव हुए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए अमेरिका में, उसमें ट्रंप का फोकस था कि डी ग्लोबलाइज्ड आर्मी, मतलब आर्मी को हम विड्रॉ करेंगे, हम दुनिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, हम अपना अमेरिका के बिल्डअप को ध्यान देंगे, अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी को। लेकिन ये बात इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए, चुनाव जीतने के लिए बहुत अच्छा है। वहाँ पे जो नीति निर्माण होता है वो या तो डीप स्टेट CIA करता है या वहाँ पेंटागन करता है। और वो जानते हैं कि अमेरिका के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए आपको निश्चित रूप से दुनिया की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जो हालात मिडिल ईस्ट में है, जो भंडार मिडिल ईस्ट के पास है, जो चिंगारी मिडिल ईस्ट के पास, मैं तीनों की बात कर रही, भंडार मैंने तेल के संदर्भ में कहा, चिंगारी मैंने रेडिकलाइजेशन के और टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में कहा, जो आइडियोलॉजिकल समर्थन और जो वर्चस्व है मिडिल ईस्ट में, जो आज तक एक जो सिक्योरिटी कर्व क्रिएट किया हुआ था अमेरिका ने सऊदी अरबिया के माध्यम से, उसको मेंटेन करने का जो एक दबाव है, ये पेंटागन डिसाइड करेगा। और वही डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा जो अभी तक बेसिस है, चाहे वो इराक में हो, चाहे सीरिया में हो, चाहे आपको ट्रूमैन भेजने का बात हो, ये सब जगह वो दोबारा से अपने आप को रीअश्योर करेंगे। ये अफगानिस्तान नहीं है। अफगानिस्तान एक बहुत हिस्टोरिक, एक डिफरेंट केस है। मिडिल ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था, ये जियो इकोनॉमिकली भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका निश्चित रूप से मिडिल ईस्ट में जो सिस्टम बना हुआ है, स्टेटस को मेंटेन रखना चाहेगा, ईरान को आगे नहीं बढ़ना देना चाहता। और जो अमेरिकन अलाइज हैं जिनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, वो उनके साथ अपना साझेदारी करते रहेंगे उसमें, चाहे। और यहाँ एक और बड़ी बात है समीर
कि इसको सऊदी अरबिया और इजराइल दोनों को साथ में लेके कोई चल रहा है तो अमेरिका ही चल रहा है। तो ये बात आप मान के चलिए कि जिस तरीके से अपना जो एक सुपर पावर का जो एक इन्फ्लुएंस है उसको बखूबी अमेरिका। बड़ी बात सर आप कह रहे हैं कि जो सुपर पावर का तमगा अमेरिका के पास है वो ये नहीं चाहता कि उस पर कोई हावी होना चाहिए, और इसी वजह से अपने जो अलग अलग टारगेट पॉइंट्स हैं उसको बनाए रखना चाहता है, यथास्थिति जो थी मिडिल ईस्ट में वो रखना चाहता है। एक और बड़ी बात कि हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम की एक बड़ी धमकी सामने आई है, सीरिया में कभी भी बदल सकते हैं हालात, ये नईम कासिम कह रहा है। गोलान हाइट्स में कब्जे पर इजराइल को चेतावनी दी गई है, विस्तारवादी दुश्मन का सामना कर रहा है सीरिया, ये भी टिप्पणी की गई है सीरिया के बारे में नईम कासिम की ओर से। हिजबुल्लाह का कभी अंत नहीं हो सकता, ये भी कासिम का कहना है। तो देखिए अब आपको बताते हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी ताकत कैसे बढ़ा रहा है, कहां कहां अमेरिकी सेना ने अपने बेस बनाए हैं और कितनी फौज की तैनाती की गई है, ये आप जरा समझिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका क्या कर रहा है। मिडिल ईस्ट में कुल 40,000 अमेरिकी सैनिक आज की तारीख में तैनात हैं। ये देखिए कहां कहां बेस बना लिए हैं अमेरिका ने, ये भी आपको बता दें। सऊदी अरब की बात की जाए प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिका की मौजूदगी, यूएई की बात की जाए अल दफरा एयरबेस यूएई में अमेरिका का मौजूद है। इसके अलावा कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस पर अमेरिकी जवानों की तैनाती है, यहां पर उसका बेस है। कतर में अल उदीद एयरबेस पर अमेरिकी जवानों की मौजूदगी है, यहां पर भी अमेरिका का बेस है। इसके अलावा ओमान में थुमरेट एयरबेस जो है वहां पर भी अमेरिका की मौजूदगी है। और आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि कितनी सेना तैनात है, ये अमेरिका के जो बेसिस हैं कितनी तैनात है सेना, ये बताते हैं। बहरीन में आपको बता दें 9,000 अमेरिकी सैनिक हैं, और इसके अलावा जो देश है सीरिया, यहाँ पर भी 1,000 सैनिक मौजूद हैं। तो अमेरिका की तैनाती बढ़ रही है। तुर्किया में करीब 1,500 सैनिक मौजूद हैं, ये सेना की तैनाती है। जॉर्डन में आपको बता दें 3,000 सैनिक अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इराक में 2,500 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं जो अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। सऊदी अरब में 2,700 अमेरिकी सैनिक हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। यूएई में 3,500 सैनिक हैं जो अपनी रणनीति को अंजाम दे रहे हैं। और इसी तरह कतर में आपको बता दें 10,000 सैनिक हैं जो कि आगे बढ़ रहे हैं। ओपी तिवारी सर, ये जो आंकड़ा है वो निरंतर बढ़ता हुआ दिख रहा है। अमेरिका अपनी धाक जमाने के लिए मिडिल ईस्ट को हल्के में नहीं लेता, और इसी वजह से सैनिकों की तैनाती या अपने बेसिस को दुरुस्त करने का काम अमेरिका पीठ पीछे कर ही रहा है। देखो, अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से एक्टिविटी कब किस शेप में लेती है इसका भविष्यवाणी करना काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे एकदम हमास का केस देखा हमने, सीरिया में क्या हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं थी, कोई बैकग्राउंड नहीं था, अचानक हो गया। तो इसको कंट्रोल करना अमेरिका को पूरे क्षेत्र में, मतलब जॉर्डन हो, जैसे आप बता रहे थे, जॉर्डन हो, कतार हो, या सऊदी अरेबिया हो, कुवैत हो, हर जगह ये देखिए अमेरिका की जो फौज है उसको अपने बॉर्डर गार्ड करने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसको तो अपना वर्चस्व कराना है, प्लस उस फौज को, इतनी बड़ी फौज को सस्टेन करने के लिए भी अमेरिका के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है कि वो दूसरे देशों में अपने बेस बनाए और उनसे कुछ खर्चा ले सके। ये इसका डबल गेम भी है, मतलब इनकम के साथ साथ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना वर्चस्व बच्चा से जमाए रखता रहा। जैसे आप बता रहे थे, इन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया। एयरक्राफ्ट कैरियर का डिप्लॉय करने का मेन एक मकसद और एक डर पैदा करना है कि हमारे पास डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, वो कहीं भी जा सकते हैं, जिसकी हेल्प से, इजराइल की हेल्प से और उसकी इंटेलिजेंस और डीप स्ट्राइक करके कुछ भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ये इनडायरेक्ट इंप्रेशन और एक डर पैदा करना है, ईरान हो या कोई भी देश हो, किसी को कब्जा करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स है सीरिया में, उनको कई जगह से, सारे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं सबको सपोर्ट कहीं से मिल रहा है और आपस में लड़ सकते हैं, लड़ते जा रहे हैं। उनको दबाने के लिए, उनको ताकि फंडिंग ना हो, जैसे कुछ ग्रुप है जिसको सऊदी फंड करता है, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिसको टर्की फंड करता है, कोई अमेरिका फंड करता है। ये जब तक ये टेरर फंडिंग बंद नहीं होगी, जितने डिफरेंट ग्रुप्स हैं इस सीरिया में, जब तक ये खत्म, टेरर फंडिंग नहीं कम होगी, तब तक इनका प्रभाव खत्म नहीं होगा। सही आपने कहा। और अमेरिका अपनी इन हसरतों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सीरिया में अमेरिका ने यह बता दिया है, एचटीएस जिसे खुद ही अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित किया, इसके चीफ पर बाउंटी घोषित की, उसी को आगे कर दिया अमेरिका ने सीरिया के अंदर, जिसने
तख्ता पलट कर दिया बशर अल असद की सरकार का। तो एक एक अपडेट पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ ऐसा घट रहा है जिसकी जानकारी आप सबको होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे अपने तमाम खास मेहमानों का।